हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, इसका कारण सहित समझाइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही चर दिखाई दे रहा है। 4x² ऋण 3x धन 7 में एक ही चर दिखाई दे रहा है, वह है x। इस कारण से यह एक चर में बहुपद होगा। एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चर दिखाई दे रहा है, वह है x। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया हुआ y² प्लस √2, इस पर भी एक चर ही दिखाई दे रहा है, वह है y। इस कारण से यह भी एक चर में बहुपद है। तीसरे वाले प्रश्न को आप देख सकते हैं, 3√t प्लस t√2, यह भी एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पर एक चर t दिखाई दे रहा है। इस कारण से यह एक चर में बहुपद है। नेक्स्ट प्रश्न जो y धन 2/y, यह भी एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही चर दिखाई दे रहा है y, तो यह भी एक चर में बहुपद है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। यहाँ पर तीन चर दिखाई दे रहे हैं, x, y और t। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x, y और t तीन प्रकार के चर दिखाई दे रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह तीन चर में बहुपद है। तीन चर में बहुपद है, इसे त्रिचरीय बहुपद कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 2 + x² + x। यहाँ पर x² का गुणांक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस का x² दिया है। यदि यहाँ पर प्लस के x² को बाहर निकाला जाए तो इस पर 1 छिपा हुआ है, यानी 1 + x² लिख सकते हैं। तो इस x² का गुणांक 1 होगा। तो आप लिख सकते हैं x² का गुणांक 1 है। प्रश्न नंबर 2 में 2 - x² + x3, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -x², इसको बाहर निकाला जाए तो यहाँ पर -1 × x² लिख सकते हैं, यानी कि इसका गुणांक -1 है। तो यहाँ x² का गुणांक -1 है। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि π/2 x² + x। x² के पद को अगर देखा जाए तो π/2 x², स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसके गुणांक में, यानी कि कोफिशिएंट इसका π/2 है। तो इसे लिख सकते हैं कि x² का गुणांक π/2 है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें तो √2x - 1 = 0, इसमें x² का गुणांक, चूँकि यहाँ पर x² का कोई भी पद नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इसे हम कुछ इस तरह से लिख दें, x² + √2x ऋण 1, यानी कि ये पद 0 है और यहाँ x² का गुणांक 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर x² का गुणांक 0 है। यहाँ पर x² का गुणांक 0 दिखाई दे रहा है, इस कारण से इसे हम बोल सकते हैं कि x² का गुणांक 0 है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद का यदि एक उदाहरण देना है, 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण देना है, तो आप यहाँ पर x⁵35 कर सकते हैं और एक और पद होना चाहिए x का, जिसे आप 7x लिख सकते हैं। तो यह बन गया 35 घात का एक द्विपद। इसी प्रकार से और भी आप बना सकते हैं, x⁵35
आपकी घात इसकी 35 ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप दूसरी घात कोई भी रख सकते हैं, जैसे x की घात 25 बराबर 0, यह भी एक द्विपद है, 35 घात का एक द्विपद। 100 घात के एक पदी का, तो 100 घात का के एक पदी का उदाहरण, एक पदी 100 घात का एक पदी, तो इसे आप देख सकते हैं कि इसकी घात 100 होनी चाहिए और पद भी एक ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं x की घात 100, या फिर इस तरह से आप एक पद का बना सकते हैं उदाहरण। इसके अलावा अगर दूसरा उदाहरण कोई अगर देना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 9x की घात 100 या 35x की घात 100। यहाँ पर फोकस केवल ये है कि इसकी घात 100 होनी चाहिए और एक पद में ही होना चाहिए। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। इस तरह के प्रश्नों को हमने उदाहरण में हल कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में हमें बहुपद की घात बतानी है। तो इसकी अधिकतम घात यदि देखें तो 5x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 7x, यानी कि इसकी घात 1 है, इसकी 2 है और सबसे बड़ी घात 3 है। तो अधिकतम घात 3 होगी, अधिकतम घात 3। तो आप कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात 3 है। इसी प्रकार से इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर y की घात 2 है, तो अधिकतम घात यहाँ की 2 है, अधिकतम घात 2 है। तो आप कह सकते हैं कि यह 2 घात का बहुपद है या द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं कि t केवल यहाँ पर 2 पद हैं और t की घात 1 है, तो इसकी अधिकतम घात 1 है, अधिकतम घात 1 है। इस कारण से यह एक घात का बहुपद है। इसमें यह एक शून्य बहुपद है क्योंकि इसकी घात शून्य है। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। उदाहरण में आपको बताया गया था कि x पर 0 का मान 1 होता है, तो इस कारण से इसका मान 1 होगा, तो ये बहुपद 3 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी घात शून्य होगी। तो यह एक शून्य घात का बहुपद है। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद द्विघाती हैं और कौन कौन बहुपद त्रिघाती हैं। तो बेसिक में ये बताया गया था कि जिस बहुपद की घात 1 हो वह रैखिक बहुपद होता है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। रैखिक बहुपद जिसकी घात 2 हो वह द्विघातीय बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और जिसकी घात 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी घात 2 दिख रही है, इस कारण से यह द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसमें सबसे बड़ी घात आपको 3 दिख रही है, इस कारण से यह क्या त्रिघाती बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, यह द्विघाती बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी सबसे बड़ी घात 1 है और जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यह एक रैखिक बहुपद है, यह एक रैखिक बहुपद है। 3 की पावर t इसकी भी घात 1 है, तो यह भी एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। यहाँ पर r की घात 2 है, यह द्विघातीय बहुपद है, यह द्विघातीय बहुपद है। इसी प्रकार से 7x की घात 3, इसमें 3 घात दिखाई दे रही है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा ये। इसे हम त्रिघाती बहुपद कह सकते हैं।
तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। गाइज आज के सेशन में हम प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।